नमस्कार साथियों। और आज का दिन जो है ना हम लोग के लिए समझिए जो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, मेरे जैसे बहुत सारे साथियों के लिए। आज 64th बीपीएससी का जो है ना रिजल्ट आया था और हमारी जो लाइफ है वो समझिए जो बहुत लंबे समय के लिए बहुत बदल गई। और मतलब ये मत पूछिए कि उस समय क्या गुजरा था हमारे ऊपर में। मैं अपने आप को काफ़ी इंटेलिजेंट समझता था और मुझे लगता था कि बस मैंने जितनी मेहनत की है उस तरह से हो सकता है कि 1 to 10 में मैं ना आऊँ, लेकिन फिर भी मेरा जो है ना रिजल्ट ज़रूर हो जाएगा, कोई ना कोई पोस्ट मुझे पक्का ही मिल जाएगा। ये एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस था। सपने भी इसी तरह के आते थे कि भाई आराम से डीएसपी का पोस्ट मिल गया। इससे पहले भी मैंने बहुत बार बीपीएससी में चूँकि इंटरव्यू दे रखा है और बहुत सारी तैयारी मैंने कर रखी है। इस हिसाब से मुझे लगा था कि हाँ हो जाएगा, ज़्यादा समस्या नहीं होगी। लेकिन जब पीडीएफ में मैं जब रिजल्ट आया, पीडीएफ में मैंने जब अपने नाम को नहीं पाया तो बहुत झटका लगा। बहुत लाइफ का समझिए जब बहुत इम्पैक्ट पड़ा, एकदम से ब्लैंक हो जाना थोड़े समय के बाद, और फिर रातों में नींद नहीं आना और ये चीज़ कंटिन्यू होना, बराबर यही चीज़ें होना। और जब तक मार्कशीट नहीं आ गई ना तब तक बेचैनी बहुत रही। और मार्कशीट में देखिए, मार्कशीट मैंने बहुत देखी है, हमेशा इस तरह से मार्कशीट को छोड़ा जाता है जिससे छात्र को लगे कि अरे बस थोड़ा सा मेहनत और कर लेते तो हो जाता। और ये सारे खेल मैं पहले से जानता हूँ। बस इस खेल के बारे में ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, बोलने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि आप बोलते रहिए, सुनने वाला कौन है? अगर कोई सुन भी लेगा तो समझने वाला कौन है? अगर कोई समझ भी जाएगा तो एक्शन क्यों लेगा? वो उस एक्शन लेने के लिए लस्ट चाहिए लोगों को, और एक्शन अगर किसी ने ले लिया तो समझिए सारी कहानी बदल जाएगी। और वो एक्शन का टाइम है। देखिए मैंने इंटरव्यू दिया है 64 का, और मेरे पास जो है ना समझिए पर्याप्त जो है वो काबिलियत है कि मैं जांच कर सकता हूँ। बीपीएससी की जांच जो है ना आउट ऑफ वे जा कर के बिहार सरकार मेरे हाथ में दे दे। मैंने 10 साल तक कंप्यूटर साइंस पढ़ाया है। 10 साल तक मैंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन दोनों में मुझे जो है ना ठीक ठाक क्या बहुत अच्छी नॉलेज है। बिग डेटा एनालिसिस का मैं मास्टर हूँ, और इस हिसाब से अगर मेरे हाथ में अगर जांच आती है तो यकीन मानिए दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा मैं, मैक्सिमम 6 मंथ। और मुझे थोड़ी सी पावर दे दी जाए और जितना मैं जांच करूंगा उन सब की हमेशा रिकॉर्डिंग होती रहनी चाहिए। वो रिकॉर्डिंग जो है ना वो सब यूट्यूब पे मैं चढ़ा दूंगा और प्राइवेट करके, क्योंकि जब तक जांच कंप्लीट ना हो तब तक वो इन्फ्लुएंस ना आए किसी का। एक बार जब जांच पूरी हो जाए तो एक बटन रहेगी, या इस हिसाब से मैं कर दूंगा पहले दिन से ही कि अगर मेरी हत्या भी हो जाती है तो भी वो एक पार्टिकुलर डेट को पूरी फाइल जो है वो रिलीज हो जाए। इस हिसाब से मैं कर दूंगा। देखिए 64 वाला इशू है ना, मुझे बहुत सारे लोग समझाते हैं, प्लीज़ मत समझाइए मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इवन जब रिजल्ट आने वाला था ना, रिजल्ट आने से बहुत पहले एक मामूली से पॉलिटिशियन ने मुझे डेट बता दिया था कि इस डेट को आएगा रिजल्ट आएगा। अब मैं उस पॉलिटिशियन का नाम खोल भी दूं तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो मना कर देंगे कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया था और ये गलत बात है, उल्टा मेरे पर मानहानि का केस भी कर देंगे। तो ये फालतू का फफूंद एक लाइफ में और पैदा हो जाएगा, और जाहिर सी बात है वो बाद में मेरे से मिलना जुलना भी, हर तरह का संपर्क भी तोड़ देंगे, और आगे की मुझे इन्फॉर्मेशन भी उनसे नहीं मिलेगी। देखिए एक और भी महिला कैंडिडेट है, उसको भी मैं जानता हूँ, पता नहीं वो मेरे साथ खड़ा होकर बोलेगी या नहीं बोलेगी। उसने रजिस्ट्रार के लिए 16 लाख का चेक भी दे रखा था सेटिंग के लिए, लेकिन 2 दिन पहले रिजल्ट आने से उसने बोला कि नगद दे जाइए, चेक ले जाइए, अन्यथा जो है वो अलग ही हिसाब किताब है। वो महिला कैंडिडेट की काफ़ी एज भी बची हुई है और वो भी मेरे साथ खड़ा होकर ये बात बोले, इसकी कोई संभावना नहीं है। सभी लोग अपने कैरियर को लेकर के इतना ज़्यादा सीरियस हैं कि कोई ट्रुथ का, सच का भले गला घोट जाए किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। राजस्थान में लंबे समय के प्रवास में मैंने देखा है, आरपीएससी का घोटाला देखा है मैंने, कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में खूब घोटाले हुए, कोई नहीं आया बोलने के लिए। खूब सारे पेपर्स लीक होते थे। पेपर्स जो है ना, ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं यार। सॉल्वर गैंग, सॉल्वर कोई गैंग होती है क्या? सॉल्वर गैंग को पकड़ने के लिए सरकार इतनी परेशान है? नॉनसेंस है यार, जांच ही नहीं करनी आती है आपको। आप मुझे दे के दिखाओ, मैं बताता हूँ कि कहाँ से पेपर लीक होता है और कैसे होता है और क्यों लीक होता है। सबसे बड़ा बात है कि लीक ही क्यों होता है।
लीक होता है पैसा बनाने के लिए, मोटा पैसा, एकदम हर फेज में पैसा बना जाए, प्री के लिए अलग पैसा बनाया जाए, मेंस के लिए अलग, इंटरव्यू के लिए अलग, और पूरा पैकेज का पैसा अलग। 50% सीट जो है ना, उसमें भी अगर फेयर रिजल्ट, क्योंकि रेट बहुत हाई होते हैं, आम मिडिल क्लास के बस की बात नहीं है पैसा देना, और हर कोई दे भी नहीं सकता। तो जिनका फेयर रिजल्ट हो जाता है वो खूब चिल्लाते हैं कि यस यस, कहीं कोई बगलिंग नहीं होती, बिल्कुल बगलिंग नहीं होती। मैं बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को जानता हूं जो मेरिट से हुए, और ऐसे अधिकारियों को भी जानता हूं जो कि डिमेरिट से हुए। मैं दोनों लोगों को जानता हूं। जो डिमेरिट से हुए वो तो खुला खुला बोलते हैं, शायद अब ना बोलें, और मेरे सामने तब बिल्कुल भी ना बोलें। और जो डिमेरिट से हुए ना, वो पूरा एकदम खूब ज़बरदस्त कमाते हैं। भाई कमाने के लिए तो आए हैं सेवा में, सेवा करने के लिए थोड़े आए हैं, अपनी सेवा के लिए आए हैं। ये हिसाब किताब है। देखिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रिजल्ट आने से पहले किसी को डेट पता होना, रिजल्ट को बार बार लटकाया जाना, जानबूझ के अनियमितता करना, और बहुत सारी चीज़ें थी जो सामने से सब कुछ जा रही थी, लेकिन फिर भी हम लोग को उम्मीद था कि कम से कम हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम तो ओवर ब्रिलियंट लोग हैं और हमारे साथ तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। लेकिन बस बेकार कर दिया। हमने बहुत बाद में कॉपी मंगवाई थी, और 6 जून बहुत भद्दा बीता था पिछले साल। 6 जून वो इतनी कड़वी याद है ना कि समझिए वो एक ही याद मेरी जान लेने के लिए काफ़ी था। कि ये देखिए, ये कॉपियाँ मेरी है जो बीपीएससी से मैंने मंगवाई। बहुत मुश्किलों के बाद दी उन्होंने कॉपियाँ मुझे, मतलब बहुत तकलीफ़ों के बाद उन्होंने कॉपियाँ दी। और ये जो कॉपी है ना, इसमें कुछ अलग ही कहानी है ये सारी कॉपियों में। यानी कि अगर मेंस की कॉपी ही ठीक ठाक तरीके से चेक होती ना, जैसे और लोगों की भी मैंने सबकी कॉपियाँ चेक करवाई, लगभग जो है ना मैंने 3 दर्जन अपने करीबियों की कॉपियाँ चेक करवाई। अगर ये कॉपी अगर ठीक से चेक हो जाती, अगर बढ़िया से, तो ही मुझे सामान्य वर्ग में बहुत आराम से लेवल 9 का पोस्ट मिल जाता। लेकिन नहीं, ये जो है ना सारा का सारा मामला ही अलग है। मतलब धांधली की भी हद है भाई। मतलब पता नहीं कौन चेक करते हैं, पता नहीं कैसे चेक करते हैं, कोई गाइडलाइंस नहीं। अब देखिए, पटना हाई कोर्ट में जो उसको डांटा जा रहा है, डपटा जा रहा है, सब कुछ ठीक है, वो चलता रहेगा। और सबसे बुरा है उम्मीदों का मर जाना, जो कि हम लोग के साथ हुआ है। हम लोग की उम्मीदें इस मामले में मर चुकी है कि हाई कोर्ट बोलेगा ठीक है, जो इन लोगों को जो है ना वैकेंट सीट के अगेंस्ट में जितने लोग हाई कोर्ट गए हैं उनको कम से कम बहाली दे दी जाए। लेकिन ऐसा जो है ना बहुत कम चांसेस है। इसलिए कम चांसेस है कि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे केसेस में। अभी कोर्ट डांट रही है बीपीएससी को कि आप कैसे कॉपी चेक करते हैं, फिर ऐसा बोल दिया जाता है कि अगली बार से अब सही होगा, स्केलिंग नहीं की गई। अरे क्या नॉनसेंस है यार भाई, एग्ज़ाम चल रहा है, आप स्केलिंग नहीं कर रहे हैं। एक सामान्य बुद्धि का बच्चा बता सकता है कि अलग अलग सब्जेक्ट में मार्किंग अलग अलग हो सकता है सब्जेक्टिव चीज़ों में, तो उसको एक स्केल पे लाना ज़रूरी है। अगर स्केलिंग नहीं हो रही तो आप नंबर कैसे काट रहे हैं पहले पढ़ने पर? स्केलिंग नहीं हो रही है तो फिर इसके अलावा आप किस बेसिस पे कॉपी को चेक कर रहे हैं? खैर, ये सब बातें होती रहेगी। कोई अभ्यर्थी जो है ना वो खुल के, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला खुल के नहीं बोलने को तैयार है। बहुत सारे मेरे साथी जो अभ्यर्थी हैं वो अब सेटिंग में लग गए। उनको सबको पता है लीपा पोती हो जाएगी, फिर सेटिंग के जरिए अब कैसे भी घुस जाएं। प्री खुद निकाल लें या प्री का क्वेश्चन भी मिल जाए, मेंस खुद निकाल लें या मेंस का क्वेश्चन मिल जाए, इंटरव्यू में हिसाब किताब बैठ जाए और हम पैसा दे करके सिलेक्ट हो जाएं। लोग हार जाते हैं ना, कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, और सबको मालूम है कि पैसा दे के सेलेक्ट होंगे तो फिर साल 2 साल 3 साल में पैसे कमा लेंगे। अभी आप देखिए 64 में अभी तो ज्वाइनिंग हुई है, पिछले साल रिजल्ट आया था, अभी 2 अधिकारी पकड़े गए। एक महिला अधिकारी जो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, खानपुर से। अरे यार, क्या महिला होकर के पैसे इसे शायद दे बेच लेती यार, हद है। और वो मतलब जब सेलेक्टेड है, इसके बाद उसको क्या ज़रूरत है उसको पेपर लीक कराने का? ये अरे प्री तो कम से कम हर बार लोग खुद ही क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए 66 बीपीएससी ने पूरा परसेप्शन बदल दिया। ऐसे कि 66 बीपीएससी में क्या हुआ था कि आंसर सबके मोबाइल पे चला गया। एक अधिकारी है वो बोलते हैं कि आंसर गया था, क्वेश्चन पेपर थोड़े लीक हुआ था। अरे वो तो और डेंजरस चीज़ है भाई। क्वेश्चन पेपर अगर आधे 1 घंटे लीक हो भी जाए तो जो बेकार स्टूडेंट हैं वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आंसर ही पूरी लीक हो जाए और उस आंसर की थोड़ी सी चीट को छोड़िए, कोई भी एकदम आम से आम जो छात्र जो तैयारी कर रहा है ना, मामूली ग्रेजुएट स्टूडेंट, और वो उस आंसर को 2-3 बार पढ़ लेना और सीधे पेपर में जाए तो सीधा वो पेपर को कर देगा। और यही हुआ भी।
अगर 66 को अगर रद्द कर दिया जाए ना, तो ऐसे लोग जो कि प्री और मेंस में सेटिंग करा के बैठे हैं, अभी तो इंटरव्यू हो ही रहा है, इसका रिजल्ट तो नहीं आया, रिजल्ट को जब कैंसिल किया जा सकता है झारखंड में, तो इसको क्यों नहीं। वैसे मेरे द्वारा कुछ छात्र भी मेरे जो है ना 66 में इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो काफ़ी पुअर जो है बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, और एक तरीके से फाइनेंशियली काफ़ी उनके ऊपर बर्डन पड़ जाएगा, इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। हाँ, लेकिन भेद खुल जाएगा, जो भेद है ना वो बहुत आराम से खुल जाएगा, और बहुत सारे लोग इस मानसिक सदमे में जिए कि 107 मार्क्स लाने के बाद भी उनका प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ, और ऐसे लोग का पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया था। खैर, आगे हम लोग देखते हैं कि मैंने तनाव को कैसे झेला। जो 64 वाला जो इशू था, इस तनाव को मैंने कैसे झेला। देखिए, मुझे पता था कुछ ही दिनों तक लोगों का साथ मिलता है, फिर बाद में समस्या बिगड़ जाती है। जब 2018 से मुझे मौका मिल रहा था फॉरेन शिफ्ट होने का पूरा परमानेंट अच्छे तरीके से, तो उस समय मैंने जो है ना शिफ्ट नहीं किया था, और उस समय जो है ना मैंने अपने मन को बराबर समझाया था, क्योंकि 64th का एग्ज़ाम वगैरह वगैरह बाकी था। तो मैंने अपने आप को दिन रात इसी में ढाला कि एक नए बिहार का निर्माण करेंगे, इतने ईमानदार अधिकारी बनेंगे, इतने ईमानदार कि जहाँ भी जाएंगे ना लोग हमारी मिसालें देंगे। भाई, अगर पुलिस सर्विस मिली तो 24 आवर्स काम करेंगे, 24 घंटे, यानी इस हिसाब से वर्क करेंगे कि सारे जो है ना अनुसंधान बिना किसी दबाव में आए हुए करेंगे। भले सीएम का फ़ोन क्यों नहीं आ जाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करेंगे। कभी भी किसी भी तरीके से, भले कोई कितना भी प्रेम से या मीठा बोले या निजी संबंध कितने भी अच्छे क्यों न रहे, लेकिन किसी की भी नहीं सुनेंगे। इवन किसी की नहीं, यानी कि अपनी आप की भी नहीं सुनेंगे कभी भी। जो अपना पक्ष है उसी को, और अगर सीनियर डिप्टी कलेक्टर या जो भी पोस्ट मिल जाएगा ना, उसी में ऐसी ईमानदारी से काम करेंगे कि बस जो है मिसाल कायम कर देंगे। और रिटायरमेंट के बाद अपने ग्रामीण एरिया में एक बढ़िया सा स्कूल डालेंगे, जहाँ पे उस एरिया में काफ़ी गरीबी है और बेवकूफ़ी भी बहुत बढ़ी हुई है। मतलब गरीबी का कारण है बेवकूफ़ी, क्योंकि लोग जो है ना वो अपने आप को रेसिस्टेंस टू चेंज बदलना नहीं चाहते हैं। उस एरिया में बाकी का अपना जीवन है, बढ़िया स्कूल डाल के हर एक बच्चे को पकड़ पकड़ के लाएंगे, हर एक के घर से जा कर के, और उनको वहीं पे पढ़ाएंगे। खूब सारे अधिकारी बनाएंगे, कम से कम हर एक घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में भेजने का मेरा अभियान होगा। ये सब मैंने पहले से विचार कर रखा था, लेकिन जब रिजल्ट ही नहीं हुआ तो मैं एकदम ब्लैंक हो गया एकाएक से। और वो ऐसा टाइम था, कोरोना का जस्ट गुजरा हुआ समय, कि अब मैं कहीं जा नहीं सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, मतलब एकदम से ब्लैंक का फेज। फिर हमने बहुत कोशिश की, जैसे कि एक आशा भी बंधी थी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से, कि वहाँ से जो है वेटिंग लिस्ट का मामला आ जाएगा। लेकिन देखिए, सीधी सी बात है, पैसे का मामला है, और अब इसमें गीजना क्या है, बस सब लोग जान ही गए हैं, तो इस मामले में ज़्यादा बताना क्या। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग मेरे बहुत शुभचिंतक हैं वो ये जाने कि वो एक ऐसा पल था मेरे पास जिसमें कि हार्ट के प्रॉब्लम से मैं मर सकता था। यानी बिस्तर पे जब मैं लेटता था तो मेरे पास उठने की कोई वजह नहीं होती थी कि भाई आखिर उठे क्यों। खाने की टेबल पे जाने के पहला चम्मच डालते ही ऐसा लगता था कि कहीं उल्टी ना हो जाए और कहीं खा ना पाए। फिर भी मेरे मन में एक विश्वास था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, समय के साथ साथ सब बढ़िया हो जाएगा और मैं ठीक हो जाऊँगा, ये चीज़ मैं भुला दूंगा, और चलिए कैरियर के नए विकल्प के लिए या आगे के एग्ज़ाम्स के लिए हम प्रिपेयर होते हैं। लेकिन देखिए, मेरे सामने जो कुछ राज पहले खुले थे, रिजल्ट के पहले खुले थे, जैसे मेरे एक और बहुत करीबी व्यक्ति हैं जो बड़े अधिकारी भी हैं, उन्होंने बताया था कि लिस्ट जो है ना, देखिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत है लेकिन कोई एविडेंस नहीं है। तो उस अधिकारी ने मुझसे बताया था, जो अच्छी पोस्ट पर हैं, अब नाम भी बोल दूंगा तो मना कर देंगे अगली बार, फिर वो परेशानी है मेरे साथ, कि लिस्ट जो है ना वो बन के बहुत बिहार के सबसे रसूखदार आदमी के पास जाती है, और वो लिस्ट में ऊपर नीचे करते हैं। भाई, जिसको इच्छा किया उसको ऊपर कर दिया, जिसको मन किया उसको नीचे कर दिया, ये हिसाब किताब है। बाद में मैनिपुलेशन होता है जा कर के, मतलब वहाँ पर कॉपियों में वगैरह में, टेबुलेशन वगैरह में मैनिपुलेशन उनके इशारे पर होती है। आई गई बात हो गई। फिर इसके बाद जो है ना, मैं एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था के महत्वपूर्ण ऑफिस में था रिजल्ट आने के बाद। ये रिजल्ट आने के पहले उन्होंने बोला था कि रसूखदार बिहार के व्यक्ति के पास जाती है। तो जो एक संवैधानिक संस्था के वहाँ पे एक बड़े अधिकारी ने फिर बताया कि आप लोग का रिजल्ट के दायरे में थे, आप लोग को ना 350 लोगों को पुश कर दिया गया एक खास जगह से, एक खास पावरफुल आदमी के इशारे पर,
इसलिए जो है ना आप लोग उससे बाहर चले गए, सिलेक्शन से बाहर चले गए। और वो देखिए बाद में क्या हुआ ना कि जब अब बाद में अभी जो 1 साल के अब उसका 1 साल आने वाला है, तो जो बातें खुल के सामने आई है उसमें ये पता चलने लग गया कि रणजीत कुमार सिंह जो IAS हैं उनके कोचिंग के 350 लोगों का सिलेक्शन हो गया था। देखिए ये तो दुनिया जानती है कि जो बड़ी कोचिंग संस्थान मॉक टेस्ट करवाती है ना, उस मॉक टेस्ट के बहाने उन कोचिंग संस्थानों को ऐसे छात्र मिल जाते हैं जो कहते हैं कि सर ये मेरा दूसरा था, ये मेरा तीसरा था, या सर ये मेरा पहला ही है, लेकिन प्लीज़ सिलेक्शन करा दीजिए, बिहार में दहेज का बहुत बड़ा मामला है। तो अगर किसी ने 25 लाख लगा करके अगर अपना आप सिलेक्शन करवा लिया BPSC में, तो उसको आराम से 50 लाख मिल जाता है। तो भाई लाइफ तो उसी समय अच्छी हो जाती है तुरंत ही, लेकिन सिस्टम सड़ जाता है। जो वही अधिकारी आते हैं ना, उस सिस्टम को सड़ा डालते हैं। सबसे पहला तो कोई लाख कर दे, दहेज नहीं, दहेज नहीं, दहेज नहीं, पॉसिबल है क्या? आप क्या इतना जल्दी कैसे आप इसको कर सकते हैं? भाई आप कोशिश कर सकते हैं कि सामाजिक जागृति फैले, लेकिन देखिए जो कास्टिज्म है जिसको सरकार इतना प्रमोट कर रही है, ये दहेज का एक बहुत बड़ा कारण है। अपनी जाति में शादी करनी है तो लड़के तक कुछ ही ना जाति वाले रहेंगे अच्छी पोस्ट पे। लव मैरिज का हिसाब किताब है नहीं, ज़्यादा अरेंज मैरिज ही होती है और इसी में सारा खेल है। तो जितने बड़े कोचिंग्स हैं वो जो मॉक टेस्ट में बुलाते हैं या फिर बाद में अपने यहाँ, तो वहीं से सारा मामला है। अब देखिए कोई भी बड़ा कोचिंग वाला जो है ना, वो कभी नहीं बोलेगा, कभी बोलेगा ही नहीं इन सब, या कभी खुल के बोलेगा ही नहीं। जो छात्र हैं ना, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हीं को करना होगा। और अभ्यर्थी अगर ना भी कुछ करे ना, तो मेरे पास देखिए आंदोलन कर लीजिए, एक झुंझुना लेके पकड़ा दिया जाएगा, बस चले गए, चले झुंझुना लीजिए, अपने अपने घर चले जाइए, और भी चीज़ें होगी। तो ये समस्या जो है ना, मतलब ऐसी की ऐसी रह जाएगी समस्या। ऐसा अभी एकदम अंधकार लगता है कि सॉल्यूशन होगा। देखिए झारखंड में कुछ अच्छा हुआ, JPSC वाले में कुछ अच्छा हुआ, लेकिन आगे क्या होगा इसको लोग देख रहे हैं। दिन भी तो गुजर रहा है ना, लोग जैसे उसी एज के थोड़ी रहते हैं, हमेशा एज बढ़ती रहती है, और कब तक आखिर ये झेलेंगे लोग। दूसरी चीज़ है कि आप देखिए राजस्थान में इतना बड़ा, इतने फर्जी अधिकारी बने। एक तहसीलदार के पास मैं गया था, मुझे अपना जो है वोटर ID कार्ड बनवाना था। उस तहसीलदार के साथ 10-20 मिनट बैठने के बाद ही मुझे एहसास हो गया उस तहसीलदार को अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, उसने हिंदी मीडियम से एग्जामिनेशन दिया होगा, लेकिन उस व्यक्ति को हिंदी भी नहीं आती थी। मैंने चलो कोई बात नहीं है, मारवाड़ क्षेत्र का है, वो बढ़िया मारवाड़ी जो है वो बोल सकता है, सारा काम उसी में करता होगा। लेकिन उसने हिंदी में जो एप्लीकेशंस लिख रखी थी ना, उसमें कई जगह पे उसकी जो है वो गलतियां थी, कागजात उसको समझ में नहीं आ रहे थे, और 2 साल उसकी जॉब के हुए थे। मैंने बोला धन्य हो भाई, RPSC में ऐसा घोटाला मैंने उसी समय देख लिया था कि भाई किसको किसको पकड़ के तहसीलदार बना दिया, गधा घोड़ा को। एक बैंक में मैं जाता हूँ, उस बैंक में एक व्यक्ति है जो बहुत महत्वपूर्ण जगह पे है, जो प्रॉपर वे में कैलकुलेशन नहीं कर पाता है और बैंक की जॉब में है। तो ऐसे लोगों ने ना सिस्टम को पूरा महका दिया है। रेलवे में जाइए, बुकिंग काउंटर पर ऐसे क्लर्क कई बार मिल जाते हैं जो कि प्रॉपर वे में टिकट काटने में उनको तकलीफ होती है, ठीक है ना। मतलब आप हद हो गई हर चीज़ की, यहाँ वहाँ सब जगह वही कचरा है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है, कि आप मैं तो लायक हूँ, इंटरव्यू तक गया हुआ हूँ, मुझे जांच सौंप दीजिए और 6 महीने के बाद आप देखिए कि क्या होता है, जांच का रिपोर्ट क्या आता है। 6 मंथ अगर दूध का दूध पानी का पानी ना कर दूं, अब भाई पावर मत दीजिए, है ना। अरे भाई देखिए ना क्या होता है। देखिए बहुत बड़ी सेटिंग जो मास में सेटिंग होती है ना, वो कोचिंग संस्थानों के माध्यम से होती है। वो फायरवॉल का काम करती है कोचिंग संस्थान। बच्चों को पूरा मॉक इंटरव्यू के दौरान ही, तैयारी करने के दौरान ही पूरा कोचिंग संस्थान के जो डायरेक्टर है ना, बहुत अच्छे तरीके से परख लेते हैं। बाहर में कितना बोलेगा, क्यों बोलेगा, क्या है, सब कुछ है अच्छे तरीके से। ये तो धंधा बना लिया, बहुत तगड़ा धंधा। मतलब हींग लगे ना फिटकड़ी रंग चोखा। बच्चे स्टूडेंट खुद ही हार के बोलते हैं सर क्या करें। मतलब देखिए मेरे पास भी ऑफ़र आया था, लेकिन वही है ना कि गलत रास्ते जाना ही नहीं है ना, अब जाना है ना बाद में जाना है ना, कभी नहीं जाना है। 67th का पेपर लीक होगा, ये पूरे मार्केट में सभी को मालूम था, सभी को मालूम था। मेरे साथ भी लोग जो बैठते थे वो बोलते थे 66 में हुआ था, 67 में होगा, 66 में हुआ था, 67 में होगा, 68 में भी होगा, हमेशा होगा।
क्योंकि ये तो इनकम का साधन है भाई। जो बड़े लोग जो हैं, रसूखदार, जो सत्ता के गलियारे में घूम रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई में, उनकी कमाई भाई जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी की तो सप्लाई होगी। और ये रेयर चीज़ है, तो उसी को भाई पैसे के हिसाब से सारा हिसाब किताब बैठना है। और 30% बच्चे भी अगर मेरिट से आ जाते हैं ना, तो वही मिलकर इंटरव्यू देते हैं, वही कोई किसान का बेटा होता है, कोई कहीं का होता है, और इस आड़ में जो है वो ढाल का काम करते हैं। उस ढाल की आड़ में बहुत सारी बातें छुप जाती है। नहीं तो आप देखिए कि कैसा गधा घोड़ा है, इतना बेकार इंटरव्यू था उस राहुल कुमार को, वो भी सिलेक्टेड है भाई जो भी पोस्ट पे है, लेकिन सिलेक्टेड तो था। अच्छे लोग, बढ़िया लोग जो सिलेक्शन में नहीं आए, वो तो क्या कुंठित होकर ख़त्म हो गए। अब बहुत सारी चीज़ों से मेरा मोह भंग हो गया। विदेश जाने का अभी भी अवसर है, लेकिन अभी जो है ना, मैंने जो पढ़ा है और जो चीज़ सीखी है, इसके लिए अब तो मैं अपना देश या प्रदेश छोड़ के बिल्कुल नहीं जा रहा। अब तो मैंने सोच रखा है कि इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ी थी, और जैसे कि मैं जब बिज़नेस करता था तो वहाँ पर भी मैंने बहुत बड़े घोटाले को आराम से देख लिया था, पकड़ लिया था। गरीबों के अनाज में किस तरह का घोटाला था और कैसे अधिकारी भ्रष्ट थे, ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह वही भ्रष्टाचार था। सामने से बोलना नहीं है। जो नेता थे सीएम से मिलाने का 2 लाख रुपया मांग रहे थे, अरे यार सब कुछ मैंने देख रखा था अपने यहाँ। इसलिए मैंने हाथ जोड़ा बिज़नेस को, और बिज़नेस को मैंने अपनी मर्ज़ी से क्विट किया कि चलो ठीक है, अधिकारी बन जाएंगे तो ईमानदारी से काम करेंगे, और चूँकि सिंगल रहेंगे तो 24 आवर्स काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कम से कम मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य तो होगा, कुछ उद्देश्य तो हो लाइफ का। ये तो मैंने क्या किया लाइफ के साथ अभी तक, मतलब किसको बोलूँगा मौके नहीं मिले, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो अभी आगे की मेरी ये योजना है, बहुत सिंपल है। मुझे न जांच एजेंसियों पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, न ये लगता, देखिए अगर सब कुछ ठीक रहा, हाई कोर्ट में मेरा जैसे कि केस है, तो सब कुछ ठीक रहा, अधिकारी की पोस्ट मिल जाएगी। अधिकारी बन गया तो भी वही जुनून रहेगा जो अभी है, सुनूंगा मैं किसी की नहीं। जो भी सही बात रहेगी सुनूंगा, तो अपने आप की नहीं। ये नहीं कि कोई आदमी कितना भी सज्जन बन के फेस लेके आ जाए कि नहीं मैं कल्प्रिट नहीं हूँ, लेकिन जब तक मैं पूरी जांच नहीं करूँगा तब तक मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये नहीं कि हाँ, अपने मन की भी नहीं सुनूंगा मैं। जो एविडेंस कहता है ना, बस उसी पे अपने को चलना है। और एविडेंस जुटाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए कुछ भी किसी भी हद तक चले जाना, या जो भी काम दिया जाएगा उसी में पूरी ईमानदारी से करूँगा। फुल ईमानदारी से रिटायर होऊंगा, गांव में पूरा स्कूल खोलूँगा। और जब तक ये चीज़ें नहीं होती है तब तक जो है ना, मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। समस्तीपुर का एरिया जो है ना, वो पूरा का पूरा रूरल एरिया है, और इसमें भी ग्रामीण क्षेत्र में भी मैं अति ग्रामीण क्षेत्र में मैंने जगह को चुना है। दोनों तरफ ताड़ी की दुकान है, लोग बैठ के पीते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी होती है। मैं उसी क्षेत्र में स्कूल डालने के लिए जा रहा हूँ। उसी क्षेत्र में मैं स्कूल डालूंगा। वहीं पे जो आसपास का पूरा एरिया है ना, सभी बच्चों को पढ़ाऊंगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करूंगा। मैंने कॉलेज में बहुत अच्छा 100% रिजल्ट दिया है। मतलब मेरे मैं जिस बैच को पढ़ाता था उसमें से हर बार लगभग बहुत बार मेरे 100% स्टूडेंट पास होते थे। सार्थक को लेकर के मैंने गरीब बच्चों के लिए भी बहुत काम किया है। और अब वो सब चीज़ जो है ना, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में और अपने यहाँ करूँगा। भले देखिए बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि मैं ये सब करूँ, वो चाहते हैं कि कैरियर पे ध्यान दो, फ़ॉरेन चले जाओ, कहीं और मल्टी MNC में काम करो। लेकिन बस अब बहुत हो गया। अमीरों को और अमीर बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। अब मैं जो है ना, मतलब जो कॉमन पीपुल्स हैं, जो वंचित समुदाय है, उनके बीच में ही रहूँगा, उनके साथ ही रहूँगा, उनके साथ ही काम करूँगा। अधिकारी बनता तो भी मैं प्रोफेशनली वहीं वर्क करता। अब मैं अधिकारी नहीं हूँ तो भी मैं जो भी लग्जरी है लाइफ की छोटी मोटी, उसको मैं क्विट कर रहा हूँ, उसको मैं छोड़ रहा हूँ उसी क्षेत्र में रहने के लिए, उन्हीं के बीच में रहने के लिए। और जो मेरी नॉलेज है, उस नॉलेज से मुझे उम्मीद है कि उन लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं उन लोगों को टेक्निकली साउंड बनाऊंगा, इंग्लिश जो है ना उसको बहुत अच्छा करूंगा, जितनी चीज़ें स्किल्स है वो मैं सिखाऊंगा। और साथ में मैंने तैयारी के दौरान, UPSC और BPSC की तैयारी के दौरान जितने सामाजिक विज्ञान की चीज़ों को घोटा है, वो सब चीज़ों में भी मैं लोगों को पारंगत बनाऊंगा। छोटे बच्चों को लूँगा और किसी मेहनत करना सिखाऊंगा कि मेहनत कैसे करते हैं, और कभी भी हथियार नहीं डालते हैं। इस हिसाब से वहीं पर जो है इंडस्ट्री का हिसाब किताब सब कुछ वहीं डालूंगा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कोशिश करूंगा कि बाहर का प्रोजेक्ट वहां से आ जाए। ये मेरी आगे की रणनीति है। और वहां जो है ना, लगभग हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में हो जाए, ऐसा मैं एकदम से चाहूँगा कि वो सब चीज़ें वहाँ पे करूँ। फालतू में ब्लेम करने का, ये सब करने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। और क्या बताऊँ,
मन जो है ना बहुत सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा टूटता है कई बार, लेकिन अगर मैं काम में लगातार व्यस्त रहा तो ये समस्या नहीं होगी। ये मेरी आगे की योजना है, आगे ऊपर वाला मालिक। वैसे मैं एक बात बता दूं कि मैं लोन के लिए मैंने अप्लाई किया था पीएमईजीपी पर, और जब मैं अपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में गया तो एक व्यक्ति हैं जो ज़्यादा एज के नहीं थे, 50-51 साल के थे। उन्होंने मेरे से घूस की बात कर ली कि भाई 1 लाख रुपया दीजिए, क्योंकि 25 से 35% तो आपको सब्सिडी मिल जाएगा उसके ऊपर में, आप जो काम चाहते हैं उसके ऊपर में, तो आप घूस दे दीजिए तो हो जाएगा। उन्होंने ये बात बहुत दिनों पे दौड़ा के घुमा फिरा के बोली थी। मैंने उसको बोला माफ़ कर दीजिए भाई। उस व्यक्ति की हार्ट अटैक में डेथ हो गई। इसका मुझे दुख है। भाई बेईमान बनने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे बेईमान महान लोगों। अपने आप में थोड़ी सी ऑनेस्टी लाइए। अभी भी इतनी सारी घटनाओं के बाद भी मैं बहुत चैन से सोता हूँ, लगभग मैं बहुत चैन से रहता हूँ। मेरा बीपी, शुगर सब कुछ एकदम बिल्कुल नॉर्मल है। और जितने लोग ऑनेस्ट रहेंगे ना वो सब एकदम नॉर्मल लाइफ जिएंगे। और देखिए ये नहीं है कि मैं अधिकारी नहीं बन पाया तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि मैंने अभी इस फेज में अपने बहुत सारे छात्रों को अधिकारी बनने के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। कुछ लोग तो बन भी गए हैं, तो बहुत अच्छा है, बधाई। आप लोग अपने लाइफ में जिए एकदम आराम से। मेरे से ज़्यादा क्लोजनेस अभी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 10-20 साल के बाद थोड़ी बहुत क्लोजनेस आप दिखाना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मैं आंदोलन के मूड में हूँ। और खुद वो आंदोलन इस तरह का नहीं है, मैं एक शिक्षा का बहुत बड़ा आंदोलन चलाना चाहता हूँ, ताकि लोग जो है ना वो फर्जीवाड़े से भी बच जाएं। जो गरीब लोगों के पैसे चुराए जा रहे हैं रेगुलर बैंक से, उनके थंबनेल वाला इशू है, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो अलग इशू है। उन सब से बचाने के लिए, बहुत सारे काम को करने के लिए पूरा गांव का एरिया को मैंने चुना। एसी उसी की सुविधा वगैरह है मेरे पास, लेकिन सबको मैं क्विट कर रहा हूँ। रहूँगा तो उन्हीं के बीच में रहूँगा, उन्हीं के साथ रहूँगा। आज नहीं तो कल वो भी इस बात को बहुत आराम से समझ जाएंगे कि उनके बीच जो व्यक्ति है वो अपने मन की शांति के लिए और उनके भले के लिए उनके बीच में है। अभी के लिए इतना ही। आज 6 जून है, भूलना नहीं है। मैं आदेश पुरी जी और ख़ास करके छात्र नेता दिलीप जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ये मुद्दा था उसको दबने नहीं दिया, उसको बार बार उजागर करके ले आए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।